आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर in Java is a special type of parameterized constructor। यूं समझें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पे डिस्कशन किया था और उस पे समझा था कि एग्जैक्टली व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो मेनली दो बहुत इंपॉर्टेंट से टाइप निकले कंस्ट्रक्टर में, दैट इज पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं, और पैरामीटराइज इट मीन्स जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करें या कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करें तो उसके पैरामीटर से हम वैल्यू को पास करेंगे। तो आज का लेक्चर उसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे बेस्ड है। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर कॉपीइंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द सेम क्लास। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना है, सपोज एम्प्लॉय नाम का कोई क्लास है और हमने एक E1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो E1 में जो भी वैल्यू होंगे दिस आर द डेटा रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट E1। अगर इसी E1 को हम दूसरी बार जब कोई नया ऑब्जेक्ट फिर से बना रहे हैं और उसके पैरामीटर से पास करें तो अब इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। इट मीन्स E1 का डेटा पूरी तरह से E2 के ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर में कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इट मीन्स ये बड़ी सिंपल सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट के डेटा को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर कॉपी कर पाते हैं इनसाइड द सेम क्लास यूजिंग कंस्ट्रक्टर तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम जावा में कोलोन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जावा के एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं कि प्रोग्राम बना के जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो अब हम लोग कमांड मोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे एक जावा फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैंने रखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। और यहाँ पे इस नोटपैड में सबसे पहले एक एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस क्लास में कुछ इंस्टेंस वेरिएबल को डिजाइन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला इंस्टेंस वेरिएबल इंटीजर EID जो इंडिकेट करेगा एम्प्लॉय ID को, और दूसरा स्ट्रिंग नेम जो डिफाइन करेगा एम्प्लॉय नेम को। तो ये दो इंस्टेंस वेरिएबल EID इंटीजर टाइप और दूसरा EMP नेम जो स्ट्रिंग टाइप। अब उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर को डिजाइन करेंगे दैट इज नॉन पैरामीटराइज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वैसे कंस्ट्रक्टर को नॉन पैरामीटराइज कहेंगे जिसके पैरेंथेसिस में कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दोनों इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। EID में 123 और EMP नेम डबल कोट्स में QWERTY। तो जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो इंस्टेंस वेरिएबल में दोनों वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम दो मेथड्स को डिजाइन करेंगे। पहला मेथड getID, ये इंटीजर टाइप का है और ये रिटर्न करेगा एम्प्लॉय ID के वैल्यू को। इट मीन्स हम
जब भी गेट आईडी नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे वो एम्प्लॉय आईडी के वैल्यू को एक्सेस करेगा। दूसरा फंक्शन है गेट नेम। जब हम गेट नेम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो EMP नेम में जो करंट वैल्यू होगा उसे वो एक्सेस करेगा। अब चलिए दूसरा कंस्ट्रक्टर डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इसके आर्गुमेंट में ये देखिए एम्प्लॉय E1 जो सेम क्लास का रेफरेंस पास कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस बार डेटा को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो इस E1 के रेफरेंस से E1 डॉट गेट आईडी नाम के फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो गेट आईडी क्या करेगा, E1 का जो डेटा होगा उस डेटा को इंस्टेंस वेरिएबल EID में स्टोर करेगा। और सेम एज E1 डॉट गेट नेम, ये गेट नेम नाम का फंक्शन E1 ऑब्जेक्ट के गेट नेम फंक्शन के बेसिस पे एम्प्लॉय के नेम को इंस्टेंस वेरिएबल EMP नेम में स्टोर करेगा। तो चलिए पहला क्लास हमारा क्रिएट हो चुका है, पहले से कंपाइल कर लें और इसके बाद फिर हम लोग डिजाइन करेंगे इस क्लास को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक मेन क्लास। तो यहाँ पे देखें हमने कंपाइलेशन का कमांड दे दिया है और इसके कंपाइल होते ही अब हम देखिए दूसरा क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं। दूसरा मेन क्लास फाइल डेमो कॉपी कंस्ट्रक्टर 1 मेन डॉट जावा। अब इस क्लास में हम लोग डिजाइन करेंगे मेन फंक्शन। तो पहले क्लास का नाम मेंशन कर दिया एम्प्लॉय मेन, और जैसा कि हम लोग जानते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इनसाइड द मेन मेथड अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करेंगे और कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे पहले दो लोकल वेरिएबल बना लिया, इंट n और स्ट्रिंग s1। अब यहाँ पे सबसे पहला कंस्ट्रक्टर के हेल्प से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। जब ये क्लास एग्जीक्यूट होगा इट मीन्स जब E1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो पहला डेटा हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में रखा था वो इनिशियलाइज हो जाएगा। दूसरे लाइन में देखिए एम्प्लॉय E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय E1। इट मीन्स जो E1 नाम का ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना उस E1 का एक इंस्टेंस हमने E2 में कॉपी कर लिया। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। E1 के डेटा को हमने E2 में एक्सेस कर लिया। अब E1 में हमने जो भी एम्प्लॉय आईडी रखा होगा या EMP नेम में हमने जिस भी एम्प्लॉय का नाम स्टोर किया होगा वो कंप्लीट रिकॉर्ड अब एक और दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, दैट इज E2 में। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखें तो E1 के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमने n और s1 इसी दो लोकल वेरिएबल में असाइन कर दिया है, E1 डॉट गेट आईडी एंड E1 डॉट गेट नेम। तो आपने देखा होगा पहला जो फाइल था उसमें हमने एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर में E1 इक्वल टू 123 और EMP नेम इक्वल टू QWERTY, तो n और s1 दोनों में वो डेटा एक्सेस हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं n और s को अब प्रिंट कराएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय आईडी n के वैल्यू को शो करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे हम s1 के वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट के डेटा को यहाँ पे मेन में एक्सेस कर लिया और उसी का एक इंस्टेंस उसी ऑब्जेक्ट को हमने E2 नाम के ऑब्जेक्ट में सेंड कर दिया। यूं कहें कि E2 में हमने
इनिशियलाइज कर दिया E1 ऑब्जेक्ट के डेटा से। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉय E2 का डिटेल्स कि ये E2 नाम के ऑब्जेक्ट को जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें ऑब्वियस है कि E1 के ही डेटा को शो करना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे एम्प्लॉय E2 कॉपीड ऑफ E1। तो चलिए फिर यहाँ भी वैसे ही दोनों लोकल वेरिएबल में मेंबर को एक्सेस करते हैं, जिस तरह से E1 का डिटेल हम लोगों ने डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ गेट आईडी एंड गेट नेम। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इन वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं E2 डॉट गेट आईडी और S1 वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं E2 डॉट गेट नेम। अब इन दोनों में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम इन दोनों को डिस्प्ले करेंगे। देखिए EMP आईडी थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह पे EMP आईडी मेंशन किया है और यहाँ पे भी EMP नेम और यहाँ पे S1 नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ तक हमारा लगभग ये सारा कोड कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे सेव कर लें, कंपाइल कर लें और आफ्टर कंपाइलेशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि E1 के ऑब्जेक्ट को जो हमने इनिशियलाइज किया था पहले उसका रिजल्ट आएगा और उसके साथ साथ E2 में भी E1 का ही कंटेंट अगर अवेलेबल हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय E1 का डिटेल एम्प्लॉय आईडी 123 और नेम कोवर्टी और यहाँ पे देखिए E2 का डिटेल EMP ID 123 एंड EMP नेम कोवर्टी। यस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने डिजाइन किया था कॉपी कंस्ट्रक्टर वो सक्सेसफुल। तो चलिए एक बार दोनों फाइल को सामने में कंपेयर करते हैं। एक तरफ देखिए एम्प्लॉय क्लास है और दूसरी तरफ है एम्प्लॉय मेन। तो चलिए पहले एम्प्लॉय मेन की तरफ चलते हैं। एम्प्लॉय मेन में दो लोकल वेरिएबल और दो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। उस ऑब्जेक्ट का नाम है E1 और E2। E1 एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट है, E2 एम्प्लॉय का दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब E2 बनाते टाइम हमने E1 को पास कर दिया है, इट मीन्स कहीं तो E1 बना होगा और उस ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा। तो E1 में कैसा ऑब्जेक्ट बना होगा यहां से समझते हैं। तो यहां देखिए E1 में EMP ID और EMP नेम होगा और दो फंक्शन होंगे गेट आईडी और गेट नेम। तो जैसे ये E1 क्रिएट होगा गेट आईडी और गेट नेम के हेल्प से इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा। अब E2 की बारी आती है। जब हम E2 को बना रहे हैं तो हमने E1 वाले ऑब्जेक्ट को E2 के पास असाइन किया, जो इस पैरामीटर से पास होते हुए हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय नाम के क्लास में यहाँ देख सकते हैं आप एम्प्लॉय पैरामीटर E1 के साथ होते हुए वो EMP ID और EMP नेम में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो ये देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में E1 एम्प्लॉय क्लास, E1 इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब E1 जो ऑब्जेक्ट बना है वो देखिए कॉपी होते हुए वो E2 में जा रहा है और इन्हीं चीजों को एरो में हमने यहाँ पे मेन में समझाया है कि अगर पहला लाइन एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय देखें तो ये पहला E1 नाम का जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो, और एम्प्लॉय E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय अगर देखें जो पैरामीटर में पास हो रहा है E1, इस डायग्राम में देखिए ये एरो नीचे की तरफ E2 की तरफ आ रहा है। तो E1 का पूरा ऑब्जेक्ट अगर E2 में चला आया तो E1 का सारा डेटा E2 में कॉपी हो गया और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से। जैसे कि हमारे इस क्लास में देखें, क्लास एम्प्लॉय में देखें दो इंस्टेंस वेरिएबल
और उसके साथ रिलेटेड कंस्ट्रक्टर और फंक्शंस। तो देखिए ये था सारा बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो फाइनली हम लोग इस बात को समझ लें कि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को स्टडी करने के लिए दो फाइल बनाया। पहला क्लास एम्प्लॉय, दूसरा क्लास एम्प्लॉय नेम। क्लास एम्प्लॉय में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने एक पैरामीटर में ऑब्जेक्ट को पास किया है और नॉन पैरामीटराइज में ब्लैंक। नॉन पैरामीटराइज के अंदर दोनों इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है और दो फंक्शन बनाया है। एक फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वो इंस्टेंस वेरिएबल के आईडी को एक्सेस करेगा और दूसरा फंक्शन जो होगा वो नेम को एक्सेस करेगा। बस अब सीधा आते हैं मेन की तरफ। मेन में पहला ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है और दूसरे ऑब्जेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जाता है। तो बस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।